Good morning everyone and welcome back to my channel. So today we're going to continue the chapter science, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So we're going to be starting with the advantages and disadvantages of synthetic fibers. All the synthetic fibers have many advantages over natural fibers, yet these have certain drawbacks. A comparison of advantages and disadvantages of synthetic fiber is done in table 2.3. The advantages and disadvantages. Advantages: good elasticity, मीन्स का बहुत ज़्यादा अच्छी elasticity है इसकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. wrinkle resistant मतलब इसके साथ गुचड़ मुचड़ नहीं होता है. स्ट्रेचेबल है मतलब वही बहुत ज़्यादा उसको मतलब हम लोग खींच सकते हैं. ओके. लेस एक्सपेंसिव है, मोर ड्यूरेबल है एंड कैन हैंडल हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग. अब डिसएडवांटेजेस हैं कि कैच फायर ईजली, नॉट कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, can burn on ironing at high temperature, do not allow air to pass through them, do not absorb body sweat easily. तो इधर जो ये लोग कह रहे थे कि जो भी हो, हालांकि सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में, बट तब भी इनके पास इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. तो ये डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं and this is a very important point and it can come in the differentiation or it can be a question that what is the difference between advantages and disadvantage, means what is the advantage and disadvantage of synthetic fibers. This question can be made. At the end of this video I will try I'm sorry, like I will upload in the shorts of my channel some questions that I have made and some important questions that can come in your exams. So let's move further. Now we'll come to blended fabric. A fabric that is made by mixing two different fibers is called a blended fabric. मतलब एक ऐसा फैब्रिक जिसमें दो तरह के फाइबर्स मिलाए जाए उसको कहते हैं blended fabric. The mixing of fibers is done to get a new fabric with improved properties. Some common used blended fabrics are tricot, polywool and polycot. जब फाइबर्स का मिक्सिंग किस तरह से होता है फाइबर्स का मिक्सिंग इसलिए करा जाता है ताकि फैब्रिक का हम लोग को एक इम्प्रूव्ड वर्जन मिले जो जिनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ हों. और कुछ कॉमनली ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं ट्राइकॉट जो कि ट्राइलिन और कॉटन को मिला के बनाया गया है, पॉलीवूल जो कि पॉलिस्टर और वूल को मिला के बनाया गया है, और पॉलीकॉट जो कि पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के बनाया गया है. ट्राइकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्राइलिन एंड कॉटन, पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ polyester and wool, polycot is a mixture of polyester and cotton. Now tricot. Tricot is a blended fabric made by the combination of trilene and cotton. Trilene is a wrinkle resistant, absorbs less water, catches fire easily and causes discomfort. Cotton absorbs more water, is not wrinkle resistant, it absorbs more water and sweat to use comfort. When these two are mixed in any ratio, we get tricot. Tricot absorbs water, gives a cooling effect and hence is more comfortable to wear. It does not require ironing and is soft and durable. जो ट्राइकॉट हम लोग का दो फैब्रिक से बनाया गया है, ट्राइलिन और कॉटन से. तो अब ट्राइलिन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये एक व्रिंकल रेजिस्टेंट है, अब कम वाटर अब्जॉर्व लेकिन करता है, आसानी से आग ये पकड़ सकता है और डिस्कम्फर्ट भी हम लोग को देता है, मतलब इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल इन वेयरिंग. अब जहाँ पे हमारी कॉटन है वो ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्व करती है लेकिन ये रिंकल रेजिस्टेंट नहीं है, ये स्वेट और मॉइस्चर अब्जॉर्व कर सकती है ताकि हम लोग को कंफर्ट मिले. जब ये दोनों मिक्स करे जाते हैं कोई भी रेशियो में तब हमें मिलता है ट्राइकॉट.
ट्राइकॉट अब्जॉर्ब्स मोर वाटर, ट्राइकॉट और ज़्यादा पानी अब्जॉर्व करता है, स्वेट अब्जॉर्व करता है और एक कूलिंग इफेक्ट देता है जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयरिंग में कंपेयर टू ट्राइलीन अलोन. इट डज़ नॉट रिक्वायर आयरनिंग एंड इज सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल. ये इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सॉफ्ट और ड्यूरेबल भी होता है. अब हम लोग आ जाते हैं प्लास्टिक पे. प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स. दे आर मेड artificially by using monomers that link themselves either in straight chains or in crossed linked chains. On the basis of linking, plastics can be classified into two types: thermoplastic and thermosetting plastic. अब जो प्लास्टिक्स होते हैं ये भी पॉलीमर्स होते हैं. ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं किससे? मोनोमर से, जो कि अपने आप को या तो इस तरह से क्रॉस चेन में लिंक करते हैं या स्ट्रेट चेन में इस तरह से लिंक करते हैं. जो मोनोमर्स होते हैं या तो वो स्ट्रेट इससे ऐसे लिंक होंगे या वो ऐसे क्रॉस्ड लिंक्ड होंगे. On the basis of linking, plastics can be classified into two types: thermoplastic और thermosetting plastic. अब आ जाते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक पे. In these plastics, monomers are linked on a straight chain. The plastic once made can be remolded and given any shape. Some common examples of this type of plastics are polythene, nylon, PET and PVC. Thermoplastics are used in making chairs, bottles, toys, packing material and plastic containers. अब जो हम लोग अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो पहली चीज़ तो इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो इस तरह से लिंक्ड होते हैं. ये स्ट्रेट लिंक्ड होते हैं जिसकी वजह से ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं कि अगर एक बार बन भी जाए तो ये फिर से बना सकते हैं हम लोग इसको, मतलब उसको पिघला के और फिर से कोई भी शेप दे सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स इसके लिए जाएं तो होगी वो पॉलीथीन या नायलॉन या पीईटी और पीवीसी. जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं वो चेयर्स बनाने के काम आती हैं, बॉटल्स बनाने के काम आती हैं, पैकिंग मटेरियल बनाने के काम आती हैं और प्लास्टिक कंटेनर्स भी बनाने के काम आती हैं. और सब इस थर्मोप्लास्टिक के दो बहुत मेन पॉइंट्स हैं कि पहली बात कि इनके जो इसका जो प्लास्टिक होता है वो एक तो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होता है, दूसरा कि ये प्लास्टिक एक बार अगर बन जाए तो ये फिर से पिघला के कोई भी शेप दिया जा सकता है. ये दोनों पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे. इन दीज प्लास्टिक्स द मोनोमर्स आर लिंक्ड इन क्रॉस चेन्स. Once made, the plastic cannot be remolded on heating again. Once it's set, the further setting is not possible. Examples are bakelite, melamine. Bakelite is used in the making of electrical switches and handles of various utensils as it is a poor conductor of both heat and electricity. Melamine is used in making unbreakable crockery and floor tiles. अब अगर हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं क्रॉस चेन लिंक होती है इन लोग की. मतलब कि क्या है कि ये अगर एक बार बना दिया गया, कोई शेप दे दिया गया तो ये फिर से इसको पिघला के नहीं बना सकते. इसके दो एग्जांपल्स बेकलाइट और मेलामाइन हैं. बेकलाइट किसके काम आता है? ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है और बहुत सारे बर्तन के हैंडल्स बनाने के भी काम आता है. क्यों? बिकॉज इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और जो मेलामाइन है वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम आता है और फ्लोर टाइल्स भी बनाने के काम आता है. सो अगर कोई आए कि अगर कोई क्वेश्चन बने कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये दोनों पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक में कौन सा पॉइंट कि ये होते हैं स्ट्रेट चेन और थर्मोसेटिंग में ये होते हैं क्रॉस चेन. ये अगर प्लास्टिक एक बार बन गया तो प्लास्टिक में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये वाला प्लास्टिक एक बार बन गया तो ये फिर से बना सकते हैं ऑन द बेस ऑफ हीटिंग और फिर से कोई भी शेप दे सकते हैं. यहाँ जबकि जो थर्मोसेटिंग होता है वहाँ पे अगर बन गया तो एक बार सेट हो गया
तो फर्दर सेटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल देना हो तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं आपकी बुक में वो आप लिख सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक में। प्लास्टिक की केवल 6 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली चीज़ तो है ये नॉन रिएक्टिव होता है, जो कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एनी फूड आइटम एंड हेंस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग देम। Insoluble in water. Plastic are insoluble in water, therefore the containers such as mug, buckets and bottles are made up from plastic. Durable. Plastics are durable, so they are used for packing and storing things such as food items. Highly inflammable. Most of the plastics are highly inflammable. Poor conductors of electricity. Plastics do not allow electricity to pass through them, thus they are used in making switches and handles of electrical appliances. Poor conductors of heat. Plastics are poor conductors of heat, so handles of cooking utensils are made of plastic such as bakelite. Right, as जहाँ अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़े कि जो तो यहाँ पे जो बनाने की कौन सा काम आता है, बेकलाइट काम आता है what do you call यूटेंसिल्स की हैंडल्स बनाने के लिए। वाई? बिकॉज ये इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और अगर पूछा जाए कि कौन सा प्लास्टिक होता है जो बनाने के काम आता है, तो हम लोग कह सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसका एग्जांपल बेकलाइट। लाइक बेकलाइट इज़ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो ये उसका आंसर हम लोग देंगे कि ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टिक पे। प्लास्टिक्स हैव एंटर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ, बी इट हेल्थ केयर सेक्टर or food industry. Almost all items used in our day-to-day life, such as pens, electronic gadgets, car bodies, storage and packing material, crockery, toothbrush, buckets, mugs are made of plastic. Table 3.3 lists some common plastics and their uses. This table is very important for the exams, as this table as it can come in the long questions of your paper. Plastics. Polythene. Property: water resistant, strong, high density. Uses in making poly bags and packing. PVC. High density, rigid, in making pipes and water tanks. Polystyrene. High elasticity and good insulator in making disposable cups and plates, packing and building insulation. Polypropylene. Flammable, strong, as insulator in appliances, packing goods and furniture. Teflon. Non-stick, tough, high melting point to coat non-stick cookware. Bakelite. Poor conductor of heat, to make handles of a pressure cooker or electric iron. Melamine. Strain resistant, flame and heat resistant, in making unbreakable utensils. Perspex. Sunlight resistant, in making window sheets, paints. PET. Water and chemical resistant, in making plastic bottles, lunch boxes, storage containers. The last page of our chapter is plastics and environment. Humans depend on plastics because they are cheap and easily available. But plastics are non-biodegradable. That is, they cannot be decomposed. Hence, the waste generated from plastics keep adding in heaps of garbage and can only be used for landfill. The management of such waste is difficult and has become a big concern. Some of the adverse effects of plastic on the environment are as follows. अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो प्लास्टिक पे कम्प्लीटली डिपेंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो चीप हैं और बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल भी हैं। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज नहीं करे जा सकते हैं। हेंस
जो वेस्ट उन प्लास्टिक से बनता है वो सिर्फ और ज़्यादा गार्बेज बढ़ा रहा है, और ये जो लैंड है अर्थ का उसको सिर्फ फिल कर रहा है. द मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड हैज़ बिकम अ बिग कंसर्न. इस वेस्ट का ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ी कंसर्न बन चुका है. एज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब हम लोग कोई खाना फेंकते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको प्लास्टिक में खेलते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, वो उस प्लास्टिक को भी निगल लेते हैं. और प्लास्टिक मुंह के अंदर जाना इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग. मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा ये कंसर्न करता है आपकी हेल्थ इशू को. तो जो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं प्लास्टिक के एनवायरनमेंट में वो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे. अपॉन बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस पॉइजनस गैसेस एंड स्मोक इनटू एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. जब बर्न करते हैं प्लास्टिक को तो जो प्लास्टिक होता है वो एक पॉइजनस बड़ा ही जहरीला गैस रिलीज़ करता है और एटमॉस्फेयर में वो पहुंच जाता है और जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन रिजल्ट करता है. Plastics that are buried into the soil do not allow the percolation of rainwater into the soil, thereby preventing replenishment of groundwater. अब जो प्लास्टिक होता है जो कि सॉइल के अंदर चला जाता है ये परकोलेशन ऑफ वाटर को अलाउ नहीं करता. मतलब जब रेन होती है तो जो अगर सपोज ऐसे कोई यहाँ पे ये कोई एक लैंड है, अब यहाँ पे ये प्लास्टिक आ गया, तो अब जब ये यहाँ पे ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे न्यूट्रिशन है रेन से जो आ रहा है, वो अब यहाँ नीचे जो सॉइल है वहाँ पे ये पहुँच नहीं पाएगा, जिसके कारण ये जो हमारी जो सॉइल होगी ये रेप्लेनिश नहीं हो पाएगी. ये रेप्लेनिश नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग लेफ्ट ओवर फूड आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एंड आर ऑफन कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स. लाइक आई सेड कि जब हम लोग कोई फेंकते हैं कोई लेफ्ट ओवर खाना तो ज़्यादातर वो एनिमल्स के द्वारा ये कंज्यूम कर लिया जाता है, जो कि डिजीज़ कॉज करता है उनके अंदर, या कभी कभी तो उनकी डेथ भी हो जाती है इससे. प्लास्टिक्स दैट आर डम्प्ड इन वाटर बॉडीज पोज टू थ्रेट टू एक्वेटिक एनिमल्स. अब ये बात हम सब लोगों को पता है, ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते. हम लोग ये सोच नहीं पाते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ सच अ कॉमन थिंग नाउ कि इंसान अब इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है. जो प्लास्टिक होता है वो वाटर बॉडीज़ पे डंप कर दिया जाता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्म उनके ऊपर पहुंचता है. मोस्ट प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स रिजल्टिंग द ओवरफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर. जैसे जब नाली वाली में मैंने देखा है मेरी गली में बहुत सारे लोग लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो जो पानी ऐसे जा रहा होता है वो कभी कभी उसके मैं देखती हूँ जिस साइड पानी आ रहा है उस साइड पे थोड़ा है, उसके वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी है, जिस साइड नहीं है उस साइड कम पानी है. तो ये चीज़ भी वेस्ट वाटर का ये ओवरफ्लो मैं देखी हूँ. दिस हार्बरस मे कॉज मेनी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज मॉस्किटो एंड जर्म्स. और हम सब लोग को पता है जहाँ पे वेस्ट वाटर का पानी है वहीं पे मॉस्किटोज़ और जर्म्स पैदा होते हैं, और वही चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में हमारे घर के अंदर आके हम लोग को नुकसान पहुँचाती है. तो कैसे इनडायरेक्टली प्लास्टिक लोगों को मलेरिया भी करवा सकता है, क्योंकि इट इज़ द वन गिविंग बर्थ टू द मॉस्किटोज़ एंड जर्म्स. एंड येस इट्स वेरी कॉमन कि उन्हीं की वजह से हो रहा है, बट we have to do something. Recycling of plastic bags also has limited benefits, such as recycled ones are often
poisonous due to the presence of toxic dyes. These dyes get absorbed into food items stored in them, which leads to many health risks. अब प्लास्टिक्स का रिसाइकलिंग के भी लिमिटेड बेनिफिट्स हैं. जैसे रिसाइकल्ड वंस बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डाइज, जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं. ये डाइज क्या होते हैं? ये अगर उसके अंदर हम लोग खाना अगर भर भी दें तो जो डाई होता है वो उसके फूड के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क को की तरफ हम लोग को ले जाता है. अब आ जाते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स पे. Plastic is a necessary evil. Its use cannot be abandoned at once. However, some preventive measures can be taken to reduce its impact on the environment. Some ways on reducing the environmental pollution caused by plastic waste are as follows. अब जो प्लास्टिक है वो एक बहुत ही ज़रूरी ईवल है. ये ज़रूरी भी है लेकिन ईवल भी है. ये एक बार में तो ये सब कुछ ख़त्म नहीं करा जा सकता है. तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं. किस चीज़ क्या करने के लिए? ताकि हम लोग उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो हम लोग रिड्यूस कर सकें. कुछ रिड्यूसिंग के वेज आर लिस्टेड बिलो. Wherever and whenever possible, the use of plastic items should be discouraged. I have highlighted these points. अगर कोई पूछे आप लोग से कि what are the preventive measures, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं. मीन्स आई एम डूइंग द आंसर इन शॉर्ट. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन हिंदी कि अगर कभी भी पॉसिबल हो तो जो प्लास्टिक आइटम होते हैं वो डिस्करेज करो. जैसे इको फ्रेंडली कैरी बैग्स हम लोग को लेने चाहिए, जो कि या तो कपड़े के बने हो या तो पेपर के बने हो, लेकिन प्लास्टिक के ना बने हो. दूसरा पॉइंट है कि प्लास्टिक आइटम्स शुड बी यूज्ड एंड रिपीटेडली बिफोर डिस्कार्डिंग देम. जो प्लास्टिक आइटम होते हैं उनको बार बार हमें यूज़ करना चाहिए. उनको डिस्कार्ड करने से पहले उन्हें जितनी बार यूज़ कर सकते हो उतनी बार करना चाहिए. ये जो प्रैक्टिस होता है ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन बैग्स शुड बी रीयूज्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बिफोर थ्रोइंग देम. Third point, plastic items such as empty bottles and other such containers can be used for growing indoor plants and making decorative items. अब ये चीज़ तो मैंने बहुत करी है. जो प्लास्टिक होते हैं जैसे एम्प्टी बॉटल्स और कोई ऐसा और कंटेनर, तो हम लोग उसको इंडोर प्लांट ग्रो करने के भी काम कर सकते हैं. ये जैसे उसके अंदर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बॉटल है इसके ऊपर ये फ्लावर जो उगा गया है, ये हम लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो कि विच विल डिस्करेज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक वेस्ट शुड बी डिकम्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एंड नॉट थ्रोन एट द रोड साइड और सीवेज सिस्टम. मतलब प्लास्टिक वेस्ट अच्छे से डिकम्पोज करना चाहिए और रोड साइड या सीवेज सिस्टम पे हम लोग को नहीं थ्रो करना चाहिए. सीवेज सिस्टम का मतलब होता है जो वेस्ट वाटर ड्रेनेज होता है, जहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है, ये सब कंटामिनेटेड थिंग्स. डिफरेंट बिन्स शुड बी यूज टू कलेक्ट प्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड होम. जो अलग अलग बिन होने चाहिए हर एक चीज़ की. जैसे कोई प्लास्टिक, जैसे एक प्लास्टिक की एक और एक ऑर्गेनिक वेस्ट की घरों में. वन मोर पॉइंट है कि वी शुड ऑल फॉलो द 5R प्रिंसिपल. रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़ शुड बी प्रैक्टिस. मतलब रिड्यूस कम करो, रीयूज़ करो, फिर से इस्तेमाल करो, रिकवर करो, उसको रीयूज़ करके रिकवर करना, एक बार और इस्तेमाल करो, फिर उसको रिसाइकल करो, फिर उसको रिफ्यूज़ कर दो. प्रैक्टिस टू मिनिमाइज प्लास्टिक वेस्ट. ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें और इन्वायरमेंटल थ्रेट्स को भी हटा सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन. आई रियली होप कि हेल्प करा होगा ये आप लोग को. And for more other such academic content, please do subscribe to my channel and like this video, and I'll see you in the next video. And the question and answers, the important question and answers, I will be uploading them on shorts by tomorrow, on the shorts of my channel by tomorrow. So have a lovely day and bye bye. Allah Hafiz.